यूट्यूब पे भी जुड़े हैं और आज पोस्ट मॉडर्निज्म चलेगा। कल हम बात करेंगे किस पर, रियलिज्म पर। कल हम यथार्थवादिता पर बात करेंगे। आज जो बात होगी पोस्ट मॉडर्निज्म पर होगी, जो मेटा मॉडर्निज्म के जस्ट पहले का टाइम था। लोग कहते हैं मेटा मॉडर्निज्म के बाद आया था। पोस्ट मॉडर्निज्म है क्या? पोस्ट मॉडर्निज्म की अगर हम बात करें तो ये मॉडर्निज्म के बाद ही तो आया था। 1945 से या 1950 से लेकर के आज तक का जो समय है पूरा पोस्ट मॉडर्निज्म टाइम है। इस समय राइटर्स ने बहुत बड़ा शिफ्ट लिया था अपनी राइटिंग स्टाइल का। पुराने जमाने में जो लिखी जा रही थी उसे बिल्कुल चेंज कर दिया। स्टोरी टेलिंग बिल्कुल खत्म कर दी। नॉन लीनियर स्टाइल में लिखने लगे। कोई सिस्टम सेट नहीं था, फ्रेगमेंटेड थे। कई सारे की टर्म्स इन्होंने दिए, रिप्रेजेंट किए कि आप जब राइटिंग लिखते हो, आप वर्क लिखते हो ना, कई लोग तो कहते थे कि वर्क लिखने का मतलब आप लिख दिए, राइटर लिख दिया, राइटर का काम खत्म, मोनोपोली खत्म, रीडर का काम शुरू है। रीडर अपने आप से इंटरप्रेट करेगा। वो ओपन एंडिंग कंक्लूजन देते थे। फ्रेगमेंटेड हिसाब से लिखते थे, बिल्कुल टूटे-फूटे हिसाब से लिखते थे। मेटाफिक्शन नाम की इन्होंने टर्म को इंट्रोड्यूस कराया, इंटरटेक्चुअलिटी को इंट्रोड्यूस कराया, इन्होंने पैरोडी इंट्रोड्यूस कराई, पैरानोइया इंट्रोड्यूस कराया। इन्होंने ये बताया कि आप लोग क्या है कि पैस्टिज यूज करते हैं अपनी रचनाओं के अंदर, पैस्टिज यूज करते हैं। पैस्टिज के बारे में उन्होंने चर्चा की। तो ऐसी कई छोटी-छोटी इन्होंने जो ट्रुथ जो किया था वो एब्सोल्यूट ट्रुथ प्रोजेक्ट करके एक ऐसे ट्रुथ पर ध्यान दिया जो रिलेटिव था, चीजों से जुड़ा हुआ था, रिलेटिव ट्रुथ। इन्होंने ऐसे फिक्शन लिखे जो खुद ही बता रहे कि हां फिक्शन है, मतलब इन्होंने असली चीज को नकली बना के प्रस्तुत किया, वो भी असली से ज्यादा। असली चीज को नकली बना के प्रस्तुत किया, वो भी असली से ज्यादा, है ना खतरनाक। तो स्टार्ट करते हैं दोस्त। आर यू रेडी? क्वेश्चंस पे चलें? रेडी हो? तैयार हो? क्वेश्चंस पे चलें, जवाब दोगे? तैयार हो ना? ओके। पोस्ट मॉडर्निज्म टाइम देखिए, व्हिच ऑफ द फॉलोइंग बेस्ट डिस्क्राइब्स द पोस्ट मॉडर्न अप्रोच टू आइडेंटिटी। बताओ, आइडेंटिटी मतलब होता है जो पहचान, कि निम्न में से कौन सा बेस्ट डिस्क्राइब, निम्न में से कौन सा ऐसा पॉइंट है, कौन सा ऐसा ऑप्शन है जो सबसे अच्छे से डिस्क्राइब कर सकता है द पोस्ट मॉडर्न अप्रोच को, ठीक है ना, टू आइडेंटिटी मतलब पहचान के लिए। कौन सी चीज है जो पोस्ट मॉडर्न अप्रोच को अच्छे से, बिल्कुल हाइपर रियलिटी, और हाइपर रियलिटी पर भी ध्यान दिया था। बिल्कुल रियलिटी को बहुत ज्यादा बड़ा चढ़ा करके दिखाया गया। कहते हैं कि जैसे नकली भी चीज लाओ तो असली जैसी लगती है, और कई बार इन्होंने मतलब बहुत हाइपर रियलिटी को भी अलग तरीके से दिखाया। हां, साइमोलैक्रम भी इन्होंने यूज किया था, बात करेंगे अपन आगे। तो देखो कि निम्न में से कौन सा बेस्ट डिस्क्राइब करता है, बताओ। इन्होंने फिक्स्ड और स्टेबल रचना लिखी? नहीं। क्या इन्होंने ट्रेडिशनल पर लिखा? नहीं। क्या इन्होंने एंसेस्ट्री को डिफाइन किया था? नहीं। ये डिफाइन बाय एंसेस्ट्री को डिफाइन हुआ नहीं, बल्कि इन्होंने फ्रेगमेंटेड लिखा और परफॉर्मेटिव लिखा, मतलब इनको परफॉर्म किया था, सेकंड इंडिविजुअल लाइफ से रिलेटेड चीजें लिखी। बिल्कुल। अब पहला ऑप्शन यहां पर सही आना चाहिए था। देखते कितने लोग हैं, दिलकेश, मोहित, आजाद, केशु, मनीषा, एकता। बस थोड़ा सा लाइफ का ये है कि लाइव लेते हैं तो लाइव में बच्चे नहीं आते यहां अगले सेकंड के अंदर, और फिर आ भी जाते तो जवाब नहीं देते। ये बड़ा प्रॉब्लम वाला काम है कि सर आप पढ़ाओ, थ्योरी पढ़ाओ, थ्योरी ठीक है, थ्योरी पढ़ाएं तो थ्योरी में भी आप कौन सा इंटरेस्ट लोगे? थ्योरी आप बाद में पढ़ते, रिकॉर्डेड क्लासेस थ्योरी देखना पसंद करते हो, राइट? हाँ। अगला देखना, इंटरटेक्चुअलिटी का मीनिंग क्या है? इंटरटेक्चुअलिटी का मीनिंग क्या है? इग्नोर करना दूसरे टेक्स्ट को, कॉट करना रिलीजियस टेक्स्ट को, या रेफरेंसेस को बोरो करना फ्रॉम अदर टेक्स्ट से, या फिर फोकस करना ओरिजिनल नैरेटिव्स पर केवल। बताओ क्या होता है इंटरटेक्चुअलिटी? इंटरटेक्चुअलिटी यूं कहती है, ये राइटर यूं मानते हैं कि आप जब किसी रचना को लिखते हो ना, आप जब किसी रचना को लिखते हो ना, तो पक्का है कि आप दूसरों के रेफरेंस लेकर के लिखते हो, ठीक है ना। कभी-कभी रविवार को, देखो रविवार को हम 6 दिन के पूरे काम होते हैं ना, रविवार को डाल देते हैं, पूरे रविवार को। जैसे सोम, मंगल, बुध, गुरु, शुक्र, शनि, ये 6 दिन के जो पूरे काम होते हैं हमको संडे को दे देते हैं कि संडे को करेंगे। अब संडे को फैमिली में बाहर भी जाना पड़ सकता है, फैमिली वाले हैं भाई सब, बच्चे हैं तो बढ़िया, ठीक है ना। और अब जाना पड़ता है तो कहीं ऐसा काम आ जाए तो वहां जाना पड़े तो फिर कैसे क्लास लेंगे, वहां कहां रखे हुए क्लास लें, तो बड़ी समस्या आ जाती है। और वो शायद समस्या आपके साथ भी आती होंगी, तो इसीलिए नहीं लग पाती। बाकी कई बार रिकॉर्डिंग करने का सोचते हैं तो हेक्टिक शेड्यूल है, रोजाना का कितना हेक्टिक शेड्यूल है, सुबह से लगते पुराने 7 बजे, सवा 7 बजे से मैं लगा हुआ हूं, अभी तक मुझे ब्रेक नहीं है, और सवा 8 बजेंगे मुझे, बिल्कुल 15-20 मिनट के ब्रेक, 10-15 मिनट के ब्रेक जो लग जाते हैं वो लग जाते हैं, 15-15 मिनट के, बाकी का कोई ब्रेक नहीं है। ये सारी चीजें स्टाफ से कैसे तैयार करवाता हूं मैं, तब जाकर के आपके सामने पीपीटी मॉडल पर हम आ पाते हैं। बड़ा मुश्किल हो जाता है संडे को क्लास लेना, तो इसलिए माफ कीजिएगा जी। बाकी आपका बहुत अधिक सिलेबस हो चुका है और अभी आपके पास टाइम बहुत है ना, 5 महीने फिक्स। तो देखो इंटरटेक्चुअलिटी का मीनिंग आपको बताया था कि जब आप कोई टेक्स्ट लिखते हैं, जब कोई रचना लिखते हैं, तो राइटर ये मानते हैं कि इन रचनाओं के जो सोर्सेज है ना, आप पुरानी रचनाओं से लेते हैं, मतलब आप खुद में कोई चीज क्रिएट नहीं करते, बल्कि लेकिन क्या आप खुद में कोई चीज क्रिएट नहीं करते, बल्कि आप क्या करते हैं, वो चीजों को अडॉप्ट करते हैं ना, फिर आप अगले राइटर्स को छोड़ जाते हैं इन्फ्लुएंस के लिए। तो यहाँ पर रेफरेंस और बोरो किए जाते हैं दूसरे टेक्स्ट से। ये आएगा आपका आंसर, बिल्कुल डी नहीं आएगा, दूसरे में बी आएगा, सी आएगा, सॉरी। व्हिच इज अ मेजर थीम इन पोस्ट मॉडर्न लिटरेचर। पोस्ट मॉडर्न लिटरेचर में सबसे ज्यादा मेजर थीम क्या है, बताइए सर, आपकी कमेंट नीचे करना, टेलीग्राम पर बताइए क्या है। प्रोग्रेस एंड ऑप्टिमिज्म, क्या ये प्रगति और आशावादिता के बारे में बात करते हैं, राष्ट्रवादिता के बारे में बात करते हैं, अलगाव और बुद्धिपन के बारे में बात करते हैं, या कॉलोनियल प्राइड के बारे में बात करते हैं? ये कहते हैं कि बिल्कुल अलगाव और बुद्धिपन के बारे में कहते हैं। ये कहते हैं कि इंसान की जो जिंदगी है वो अकेले में जा रही है, बिल्कुल अकेले में उड़ रही है सर, ठीक है ना। ये कह रहे हैं कि मानव की जिंदगी जो है पोस्ट मॉडर्न राइटर कहते हैं वो अकेले में निकलती है, सुन्नता में निकलती है, बिल्कुल शांत रहकर निकलती है, और बद्दी सी जिंदगी है, अस्त व्यस्त लाइफ है। और ये जो वर्ड वॉर्स हुए थे ना, इनके बाद तो और भी लाइफ अब्सर्ड हो चुकी है, तो बस वो इसके बारे में कहते हैं कि भाई एक सिस्टमैटिक लाइफ नहीं है हमारी। व्हिच ऑफ द फॉलोइंग, इनमें से कौन सा पोस्ट मॉडर्न वर्क जो है वो फीचर करता है नॉन लाइनर नैरेटिव एंड पैरानोइया को? तो पैरानोइया की बात करें, पैरानोइया के लिए जो फेमस है ना, वो एक रचना है ग्रेविटी लिम्बो, टॉमस पिंचर की। टॉमस पिंचर की रचना है, कौन सी? ग्रेविटी लिम्बो। इसके अंदर एक टायरोल नाम के एक सोल्जर होते हैं, उनके ऊपर एक केस चलता है, और उस केस के बारे में, उस केस की खोज के लिए बस पूरे भटकते रहते हैं। और पैरानोइया है, मैडनेस, पैरानोइया का मतलब पागलपन। तो इनके अंदर नैरेटिव तो सब में लगभग लगभग आ जाती है, लेकिन यहाँ मैडनेस की बात कर रहे हैं कि पागलपन इसके अंदर हो जाता है, पागल सा हो जाता है, उस अपने आप को अवॉइड कराने के लिए इस पर टेस्ट के चालू हो जाते हैं। तो किसके अंदर? टायरोल के ऊपर है ना। तो टायरोल नाम का कैरेक्टर होता है, इसके अंदर हीरो होता है, प्रोटैगनिस्ट होता है। तो ग्रेविटी लिम्बो आपको याद रखना है, जिसके अंदर पैरानोइया है, ग्रेविटी बिल्कुल याद रखना है आपको ना। तो मैंने क्या बताया, लिखा किसने था? टॉमस पिंचर, टॉमस पिंचर ने लिखा था, ठीक है ना। और इसके अंदर जो कैरेक्टर है, इसका हीरो है वो टायरोल है, टायरोल नाम का हीरो होता है, और हीरो कौन है? सोल्जर है। सोल्जर क्या है? वो ब्रिटिश आर्मी में तैनात है, और उस पर क्या है, एक B12 करके कुछ है ऐसा, तो B2 करके एक मिसाइल्स की प्रॉब्लम आ जाती है, तो उस प्रॉब्लम को लेकर यहाँ पर चर्चा चल रही है। तो देखो निम्न में से कौन सा टर्म एसोसिएटेड है विद डेरिडास थ्योरी? डेरिडा ने थ्योरी दी थी डिकंस्ट्रक्शन की, डेरिडा ने थ्योरी दी डिकंस्ट्रक्शन की। डिकंस्ट्रक्शन का मतलब विखंडन। कहते हैं कि कोई भी चीज जो है आप है ना छोटे-छोटे रूपों में बांट करके लिखें, ये वाला। तो लेकिन जैक्स डेरिडा इसको बिल्कुल स्पष्ट तरीके से कहते हैं, क्या कहते हैं कि जो भी आप शब्द यूज करते हो, जैक्स डेरिडा कहते हैं कि आप जो शब्द यूज करते हो उसका मीनिंग जो है फ्री होता है, मतलब आप उस कहते हैं को क्या कहते हैं, सुनना। जैक्स डेरिडा कहते हैं, जैक्स डेरिडा जो है डिकंस्ट्रक्शन की विधि जो दी थी, उन्होंने थ्योरी दी थी, वो थ्योरी दी थी पोस्ट मॉडर्न टाइम में। ये कहते हैं कि कोई भी शब्द आप यूज कर रहे हो, कोई भी वर्ड आप यूज कर रहे हो, उसकी मीनिंग डिफरेंट तरीके से लिए जा सकते हैं। आप अलग-अलग परिप्रेक्ष्य में अलग-अलग शब्दों का यूज करवा सकते हैं, मतलब एक शब्द है ना, वो अलग-अलग परिप्रेक्ष्य में अलग-अलग तरीके से आप मीनिंग इंटरप्रेट कर सकते हो। तो उन्होंने एक वर्ड बताया डिफरेंस, तो डिफरेंस के लिए उन्होंने स्पेलिंग जैसे डिफरेंस की तो ये होती है DIFFERENCE, लेकिन इन्होंने स्पेलिंग डिफरेंस की ये नहीं देखा कि ये दिया डिफरेंस, ये करके डिफरेंस की स्पेलिंग ये ना देखा कि इन्होंने ये वाली दी। तो वैसे ही बना हुआ डेफर, डेफर मतलब टालन तोड़ करने वाली बात है, तो टालने वाली बात है। तो टालने के अर्थ में उन्होंने डिफरेंस वाली स्पेलिंग को अलग तरीके से दिया, डेफर है, ये डेफर है स्पेलिंग DEFER।
और डेफर को इन्होंने डिफरेंस जैसी स्पेलिंग बना के दिया। तो उन्होंने कहा कि शब्द को आप अर्थ के अनुरूप यूज करें, जैसा आप अर्थ देना चाहते हैं उस हिसाब से आप शब्द को यूज करें, या फिर शब्द की इंटरप्रिटेशन आप सेंटेंस के अकॉर्डिंग कर सकते हो। ये डिकंस्ट्रक्शन की थ्योरी थी। तो ये वर्ड उन्होंने यूज किया था, है ना, ये टर्म इसको एसोसिएट किया था। अब देखना पोस्ट मॉडर्निज्म जो है वो किस पर दबाव डालता है, किस चीज पर फोकस करता है, ये बताना। ऑब्जेक्टिव रियलिटी पर, ऑथोरियल इंटेंट पर, सब्जेक्टिविटी पर और मल्टीप्लिसिटी पर, या फिर लॉजिकल कंसिस्टेंसी पर। बताइए इसका आंसर क्या देंगे आप? बिल्कुल गुड इवनिंग सभी को, गुड इवनिंग सर। जवाब दो आप। एकता ने 5वें में सी दिया था, बिल्कुल सही है। मधु मीना ने 5वें में सी दिया था, बिल्कुल सही है। और यहाँ बताइए शालू, मधु, एकता, आप बताइए फटाफट से अपना आंसर। बिल्कुल बढ़िया पांडे जी, थ्योरी क्लासेस का आप देखो एमसीक्यू थ्योरी एक ही क्लास लग सकती है ना। बताइए आंसर बताइए। 6 क्वेश्चन है, इसमें किस चीज पर ध्यान दिया जाता है? बिल्कुल सही है जी, बिल्कुल सही, आप बहुत बढ़िया से पढ़ रहे हो। सब्जेक्टिविटी पर और मल्टीप्लिसिटी पर ध्यान दिया जाता है। ये व्यक्तिगतता पर ज्यादा ध्यान देते हैं। ये कहते हैं कि सब्जेक्टिव होना चाहिए, डिटेल आप लिखो, ऑब्जेक्टिव चीजों को सब्जेक्टिव बना के लिखो, आप पर्सनली खुद अटैच हो जाओ। ये क्या करते हैं कि पर्सनली अटैच होकर के राइटिंग्स में खुद घुस जाते हैं, अपने वर्ड्स में खुद घुस जाते हैं, अपनी ट्रायोलॉजीज लिखते हैं, या फिर ऐसे खुद मतलब खुद इन्वॉल्व होकर के अलग-अलग नैरेटिव्स को यूज करते हैं। मतलब ये इनकी खासियत है। मतलब जो दो तरह की खासियत है इनकी, क्या एक तो पोस्ट मॉडर्न राइटर क्या करते हैं कि पर्सनली इन्वॉल्व हो जाते हैं, राइटिंग्स में अपने वर्क्स में पर्सनली इन्वॉल्व हो जाते हैं, ये खुद नैरेटर बन जाते हैं, इन्वॉल्व हो जाते हैं। और दूसरी इनकी जो खासियत है वो ये है कि ये क्या करते हैं, मल्टीपल नैरेटर्स यूज करते हैं चीजों को एक्सप्लेन करने के लिए, रियल लाने के लिए नैरेटिव यूज करते हैं। सिंगल जैसे पिछले रोमांटिक पॉइंट्स हुए थे या विक्टोरियन पॉइंट्स हुए थे, वो क्या करते हैं, विक्टोरियन पॉइंट थोड़े से सब्जेक्टिव हो गए थे। अगर अपन बात करें न्यू क्लासिकल टाइम की, रोमांटिक टाइम की और अपन रेनेसांस टाइम की, वो जो रचना लिखते थे वो मोनोलॉग तरीके से लिखते थे, खुद ही बोलते थे, बस एक ही रचना होती थी, है ना। और वो दूसरी चीजों को जिक्र किया करते थे ज्यादातर। और इन्होंने क्या किया, सब्जेक्टिव और मल्टीप्लिसिटी को यूज किया। अब बात करते हैं हिस्टोरियोग्राफी, मेटाफिक्शन। मेटाफिक्शन का मतलब समझते हैं आप कि एक फिक्शन खुद बताता है कि मैं फिक्शन हूं। मतलब ये जो कहानियां लिखते हैं, स्टोरी लिखते हैं, ये प्रॉपर्ली काल्पनिक लिखते हैं और ये साफ बयान करते हुए लिखते हैं कि ये काल्पनिक है, मतलब कोई भी रियल नहीं है। और जैसे मान लो एक मूवी देखी हमने मैट्रिक्स नाम की मूवी देखी। मैट्रिक्स नाम की मूवी में जितने भी कैरेक्टर्स होते हैं हमको पता है, या फिर हम एवेंजर्स देखते हैं, एवेंजर्स में क्या है कि सारे कैरेक्टर्स हमें पता है सारे अनरियल है और हमें पता है, लेकिन हमें फिर भी इंटरेस्ट होता है, तो वो साफ बताते हैं कि दिस इज जस्ट नॉट पॉसिबल, जो ये कर रहे हैं, ये जो एक्टिंग कर रहे हैं, ये सब पॉसिबल नहीं है, तो उसको कहते हैं मेटाफिक्शन। प्रदीप आंसर देने की कोशिश की है, कोशिश की सराहना करते हैं हम, बहुत बढ़िया। मधु आप सही दे रहे हैं आंसर। यहाँ पर फैक्ट एंड फिक्शन इन स्टोरी नैरेटिव, बिल्कुल सही है। ऐतिहासिक कहानियों में इन्होंने फैक्ट और फिक्शन जोड़े थे और ये हिस्टोरियोग्राफिक मेटाफिक्शन कहलाता है। निम्न में से कौन सा मूवमेंट फॉलो करता है किसको, पोस्ट मॉडर्निज्म को लिटरेचर में? अकॉर्डिंग टू सम क्रिटिक्स, कुछ आलोचक कहते हैं कि पोस्ट मॉडर्निज्म के बाद एक और एरा आया, एक और पीरियड आया, लेकिन अपन को पढ़ना ही नहीं है क्योंकि अपन के सिलेबस में नहीं है। तो ऐसा कौन सा पीरियड आया, बताओ किस पीरियड के बारे में बात करते हैं? वो करते हैं मेटा मॉडर्निज्म के बारे में बात करते हैं। आपको जानकारी रखनी है बस सिर्फ हल्की सी कि मेटा मॉडर्निज्म के बारे में बात करते हैं। कुछ आलोचक कहते हैं कि पोस्ट मॉडर्न खत्म होने के बाद मेटा मॉडर्निज्म आया, ठीक है ना, यानी कि जो मॉडर्न राइटर्स के आधार पर ये क्या थोड़े से बियॉन्ड फिजिकल वर्ल्ड चीजें लिखने लगे। पोस्ट मॉडर्निज्म जो है वो ट्रुथ को कैसे मानता है? क्या वो ट्रुथ को एब्सोल्यूट करता है, रिजेक्ट करता है एब्सोल्यूट ट्रुथ को, यूनिवर्सल ट्रुथ को रिजेक्ट करता है? वो कहता है रिलेटिव होता है, ट्रुथ रिलेटिव होता है और कंस्ट्रक्टेड होता है। सही है, यही बात कहता है वो कहता है ट्रुथ जो होता है, ट्रुथ सर अभी से मैंने ये टॉपिक पढ़ा नहीं है, कोई बात नहीं, आप पढ़ के आना, तैयारी करना अच्छे से, जब डेफिनेटली आप बढ़िया जवाब दे पाओगे, लेकिन इसको समझ सकते हो आप थोड़ा सा। पोस्ट मॉडर्निज्म जो होते हैं ये, इसमें ये जो व्यूज होते हैं, ये सच को ये कहते हैं कि सच है ना रिलेटिव होता है, ठीक है ना, रिलेटिविटी की थ्योरी देते हैं, रिलेटिव होता है और कंस्ट्रक्टेड होता है, सच को बनाया जाता है, सच को दिखाया जाता है। आप कल्पनाओं को भी सच बना करके दिखा सकते हो और लोग विश्वास करेंगे। साइंस फिक्शन डेवलप हो चुके थे, लॉजिक डेवलप हो चुके थे, तो कहने का मतलब प्रॉपर्ली लोग क्या है, बनावटी कहानियों को दिखाने लगे, लोग विश्वास करने लगे, एंटरटेन करने लगे, पैरोडी करते थे मतलब पैरोडी भी करते थे लोगों की नकलों को या कॉपी, दूसरे के टेक्स्ट को या दूसरों के पुराने वर्कों को, रचनाओं को कॉपी करते थे और उसको एंटरटेन करने के लिए यूज करते थे। पैस्टेज भी यूज करते थे, उनके रेफरेंसेस, उनके टर्म्स को यूज करके, और मतलब बस लोगों को मतलब कहने का मतलब रिप्रेजेंट करना, नई चीजों को रिप्रेजेंट करना। तो ट्रुथ को ये रिलेटिव बना करके यूज करते थे। इनमें से कौन सा जो है एक पोस्ट मॉडर्न नॉवेलिस्ट नहीं है? डॉन डिलो और टॉमस पिंचन, मार्गरेट एटवुड या विलियम वर्ड्सवर्थ? सिंपल सा क्वेश्चन है, आप इसका जवाब आसानी से दे सकते हैं। प्रशांत जवाब दीजिए। प्रदीप बिल्कुल बहुत बढ़िया क्वेश्चन नंबर डाल के आप जवाब देंगे तो ज्यादा इजी रहेगा मुझे समझने में। बताइए इधर से, आप देखते सबसे पहले कौन जवाब देता है? एक ने 9 में ए दिया था, 9 में ए नहीं है, वो रिजेक्ट करते हैं एब्सोल्यूट को। तो एब्सोल्यूट ट्रुथ का रिजेक्शन बताया था ना, तो रिजेक्शन नहीं है तो ट्रुथ को कैसे देखते हैं, देखते कैसे, रिलेटिव मानते हैं ना, कंस्ट्रक्टेड मानते हैं। मैंने आपको बताया था उसके अंदर कि आज जब हम अपने क्लास ली थी सुबह के टाइम पर, तो सुबह के टाइम में आपको क्या रिप्रेजेंट किया था, आपको ये बताया था कि ये कोई एब्सोल्यूट ट्रुथ को रिजेक्ट करते हैं, ये यूनिवर्सल ट्रुथ को रिजेक्ट करते हैं, ये कहते हैं कि ट्रुथ रिलेटिव होता है और कंस्ट्रक्टेड होता है, ठीक है ना। मतलब आप संबंधित सत्य बना सकते हो अपने हिसाब से। 10 में डी दे रहे हैं आंसर। विलियम वर्ड्सवर्थ बिल्कुल सब जानते हैं, रोमांटिक पोएट विलियम वर्ड्सवर्थ, ठीक है ना। आगे देखना, व्हिच लिटरेरी स्टाइल कंबाइंस द रियल विद द फैंटास्टिकल इन ए बिलीवेबल वे? बताओ अपन क्या कर सकते हैं, वास्तविक चीजों को फैंटास्टिक तरीके से रिप्रेजेंट कर सकते हैं और यही पोस्ट मॉडर्न एज की सबसे बड़ी पहचान है। पोस्ट मॉडर्न एज की सबसे बड़ी पहचान है मैजिकल रियलिज्म। मैजिकल रियलिज्म में क्या होता है कि रियलिटी को फैंटास्टिक तरीके से दिखाते हैं, फिक्शनल तरीके से दिखाते हैं, वास्तविक तरीके से दिखाते हैं। तो देखो फैंटास्टिकल तरीके से ये रिप्रेजेंट करते हैं, तो इसको क्या कहेंगे, ये बिलीवेबल विश्वास। मतलब ये कहते हैं ये क्या करते हैं, नेचुरल एलिमेंट्स को यूज करते हैं, सुपर नेचुरल एलिमेंट्स को, लेकिन ऐसे आम बना देते हैं व्यक्तिगत जिंदगी में, बिल्कुल आम बना देते हैं। भगवान देवी देवता सबका यूज करते हैं ये लोग और बिल्कुल आम ऐसे नॉर्मल बना करके, ऐसे नहीं कि बहुत ज्यादा हाइपर बल्कि के साथ एग्जैगरेट करके भगवान की ऐसे बड़ी व्याख्या कर दी। भगवान को हमारी जिंदगी में एक आम बना देते हैं, कहते हैं कि ईश्वर की तो चलती रहती है ना, इंटरवेंशन चलता रहता है। आगे देखो, हाइपर रियलिटी। हाइपर रियलिटी बेस्ट डिफाइंड एज, हाइपर रियलिटी को सबसे अच्छे से डिफाइन किया गया है एन एक्सट्रीमली रियलिस्टिक नैरेटिव के रूप में, फिक्शनल वर्ल्ड है, रियलिटी क्रिएटेड बाय सिमुलेशन, या फिर बताओ कैसी क्या है ये हाइपर रियलिटी किसे कहते हैं? हाइपर रियलिटी टर्म का मतलब आपको समझाता हूं। हाइपर रियलिटी टर्म का मतलब होता है कि असलियत को हाइपर रियलिटी को असलियत को भी बहुत बड़ा चढ़ा करके दिखाना, मतलब या नकली चीजों को भी असली बना करके रिप्रेजेंट करना, कहने का मतलब यह है। तो एक्सट्रीमली रियलिस्टिक नैरेटिव नहीं, ये होता है रियलिटी को क्रिएट किया जाता है सिमुलेशन से, कॉपी से, कि कॉपी करके रियलिटी बनाई जाती है, ये ध्यान रखना। क्लास लगती है 7:15 बजे, ठीक है ना। रियलिटी को सिमुलेशन से क्रिएट किया जाता है, ये बताया था इसमें। तो निम्न में से हाइपर रियलिटी का मतलब ये होता है कि नकल करो और रियल चीजों को दिखाओ, नकली चीजों को रियल बताओ। तो व्हिच मूवमेंट फॉलोज पोस्ट मॉडर्निज्म इन लिटरेचर अकॉर्डिंग टू सम क्रिटिक्स? ये तो अपन ने पढ़ लिया, ये दोबारा आ गया। देखिए अगर आप ग्रेड सेकंड का कोर्स आते हैं तो कॉस्मोस क्लासेस का ऐप डाउनलोड करके इसको आप एक्सेस कर सकते हैं। तो आपको सारी चीजें मिलेंगी, रिकॉर्डेड लाइव क्लास, यूनिट वाइज सेक्शनल टेस्ट और क्लासरूम पीडीएफ और फुल लेंथ 3 टेस्ट लग चुके हैं अप्रैल के महीने में आपके लगभग। ये तो हो गया था, अगला देखना, बताना। बिल्कुल प्रीवियस ईयर का मिक्स क्वेश्चन है, एक ही दो क्वेश्चन आए तो प्रीवियस ईयर में कुछ ज्यादा नहीं है, दो चार क्वेश्चन एक टॉपिक से, तो इनको एक सिंगल लेकर के आना भी ठीक नहीं है, अब मिक्स करेंगे। तो अब आप ऐसे करेंगे, कल रियलिज्म के क्वेश्चंस की जगह आप एक पूरे जो मूवमेंट्स हैं या पीरियड रहे अपने पूरे लिटरेचर के जो पीरियड के मिक्स क्वेश्चन करेंगे अपन कल, है ना। तो मुझे याद करके लाना, कहां से करेंगे सब मिक्स यार। प्रदीप सी बोल रहे हैं, बिल्कुल ये इमिटेशन थी, नकल थी स्टाइल की, बिना सटायर के अपन क्या करते हैं, बिना व्यंग्य किए चीजों को यूज करना, पैसेज होता है पास्ट की चीजों को यूज करना, अतीत की टेक्स्ट को या अतीत के जो रेफरेंसेस को यूज करना होता है। व्हिच टर्म रेफरेंस टू द लॉस ऑफ कनेक्शन विद रियलिटी इन पोस्ट मॉडर्न? बताओ ऐसा कौन
कौन सा ऐसा कौन सा टर्म है जो ये कहता है कि वास्तविकता पोस्ट मॉडर्निज्म में क्या हो चुकी है, लॉस ऑफ कनेक्शन विद रियलिटी, कि जो लॉस है कनेक्शन लॉस हो गया है किसके साथ, रियलिटी के साथ, मतलब रियलिटी कहीं ना कहीं धूमिल हो गई है। तो ये किस चीज, कौन सी चीज जो रिप्रेजेंट करती है, तो वो ये है साइमुलक्रम। साइमुलक्रम क्या कहता है, साइमुलक्रम जो थ्योरी है ये यूं कहती है कि इस ये जो है ये थ्योरी है ना, ये वाली साइमुलक्रम, ये थ्योरी यूं कहती है कि जो असली चीज है उसको आप कॉपी कर लो, सिमुलेट कर लो और उसको नकली बना कर प्रस्तुत करो, लेकिन नकली भी ऐसी होगी जैसे असली है, बिल्कुल असली। या तो आप नकली को असली बना के रिप्रेजेंट करो, ये लोग मान लेंगे। तो मतलब आप जितनी भी चीजें लिखते हो, रचना लिखते हो, बस आर्टिफिशियल रचना लिखते हो और सारी लोग क्या करते हैं, असली मान लेते हैं, बस वही होती है रियलिटी, वही इसको साइमुलक्रम कहते हैं। निम्न में से कौन सा पोस्ट मॉडर्न टेक्निक है, बताओ पोस्ट मॉडर्न टेक्निक कौन सी है। मॉडर्न टेक्निक में तो स्ट्रीम ऑफ कॉन्शियसनेस आ जाएगी और मैजिकल रियलिज्म आपकी पोस्ट मॉडर्न टेक्निक के अंदर आ जाएगी, है ना। ये याद रखना, डेथ ऑफ द ऑथर, डेथ ऑफ द ऑथर, ये कॉन्सेप्ट है जो किससे है, रोलैंड बार्थेस से अटैच है। ये याद रखना, रोलैंड बार्थेस जो है ये यूं कहते हैं, रोलैंड बार्थेस कह सकते हो आप इन्हें, और ये यूं कहते हैं कि जो ऑथर्स होते हैं ना, ऑथर्स ये अपनी रचनाओं को लिखने के बाद मर जाते हैं। मतलब मीनिंग इज मेड बाय रीडर, नॉट बाय राइटर, की मीनिंग केवल किसके द्वारा इंटरप्रेट की जाती है, रचनाओं की, रीडर के द्वारा, किसके द्वारा नहीं, राइटर के द्वारा नहीं, लेखक उसको नहीं करते इंटरप्रेट। ये ओपन एंडेड कंक्लूजन पर विश्वास करते हैं। ये रोलैंड बार्थेस ने ये डेथ ऑफ ऑथर एक ऐसे लिखा था और उसके अंदर ये सारी चीजें रिप्रेजेंट की थी। अगला टर्म मेटाफिक्शन, ये किस चीज को रेफर करता है, मेटाफिक्शन किस चीज को रेफर करता है, रियलिस्टिक स्टोरी टेलिंग को, एक स्टोरी विद इन स्टोरी को, ये फिक्शन दैट इज अवेयर ऑफ इटसेल्फ एज फिक्शन। बताओ ये है कि एक ऐसा फिक्शन जो कि खुद ये जानता है कि मैं क्या हूं, फिक्शन हूं, एक ऐसा फिक्शन जो खुद बताता है कि मैं फिक्शन हूं, उसी को कहते हैं मेटाफिक्शन। आगे ना, पोस्ट मॉडर्निज्म इमर्ज्ड एज अ रिएक्शन, पोस्ट मॉडर्निज्म एक रिएक्शन आया, किसके अगेंस्ट आया था बताओ, मॉडर्निज्म के अगेंस्ट आया था, मॉडर्निज्म के बाद ही तो आया था पोस्ट मॉडर्निज्म, तो उसके अगेंस्ट आया था। आगे देखो, निम्न में से कौन सा एक फीचर नहीं है पोस्ट मॉडर्न लिटरेचर का, बोलो फ्रेगमेंटेशन था इसके अंदर, मेटाफिक्शन था इसके अंदर, लीनियर नैरेटिव्स नहीं थे इसके अंदर, नॉन लीनियर नैरेटिव्स थे, टेस्टिस था, मेटाफिक्शन था, फ्रेगमेंटेशन था, और बिखरे बिखरे टूटे टूटे हिस्सों में लिखा इन्होंने, लेकिन नॉन लीनियर था, ये लीनियर नहीं था, लीनियर नैरेटिव्स इसके अंदर नहीं थे। लीनियर तो आपके उसके अंदर भी नहीं थे मॉडर्निज्म के अंदर, नॉन लीनियर वहीं से चालू हुए थे। ये आ जाएगा आंसर। तो ये थोड़े से क्वेश्चन थे, पोस्ट मॉडर्निज्म बहुत छोटा सा आ रहा है, तो उससे रिलेटेड मैंने राइटर से रिलेटेड क्वेश्चन नहीं लिए क्योंकि आपके एग्जाम में ज्यादा आने वाले नहीं है, मैंने केवल थ्योरी से लिए। अब अपन कल जो करेंगे, कल मिक्स क्वेश्चन करेंगे प्रीवियस ईयर के, ठीक है ना, प्रीवियस ईयर के मिक्स क्वेश्चन करेंगे। तो देखते हैं कल कितने लोग पढ़ के आते हैं पूरे मूवमेंट्स को, पूरे पीरियड्स को पढ़ के आना सारे के सारे, है ना। लोग आपके क्लासिकल टाइम या क्लासिकल है, न्यू क्लासिकल है, क्लासिक न्यू